कहानी की शुरुआत एक आदमी से होती है जो सड़क पर दौड़ते हुए अपना परिचय देता है। मेरा नाम जू इन गोंग है। वो बताता है कि उसके माता पिता ने उसे ये नाम इसलिए दिया क्योंकि वो चाहते थे कि वो दुनिया का प्रोटैगनिस्ट बने। कोरियन में उसका नाम सच में प्रोटैगनिस्ट का मतलब देता है। इस वजह से बचपन में लोग उसका खूब मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसे इससे कभी फर्क नहीं पड़ा। उसके अंदर हमेशा एक चाह थी कि वो अपनी जिंदगी का असली हीरो बने। वो एक गेम स्टोर में दाखिल होता है और लोग फुसफुसाने लगते हैं कि वो आखिर आ ही गया। जू इन गोंग हंसकर इसे नजरअंदाज करता है और शॉपकीपर से कहता है कि ये टीजिंग अब बंद होनी चाहिए। फिर पूछता है, गेम आ गई क्या? शॉपकीपर मुस्कुराते हुए कहता है कि उसने उम्मीद की थी कि जू इन गोंग जरूर आएगा, इसलिए उसने उसके लिए कॉपी संभाल के रखी थी, नाइट सागा आरी, जो क्लासिक गेम नाइट सागा का रीमेक था। शॉपकीपर समझाता है कि ये गेम ह्यूमंस और डीमंस के बीच चलने वाले इटर्नल वॉर पर आधारित है। प्लेयर्स दो कैरेक्टर्स में से चुन सकते हैं, लॉक जो ह्यूमन हीरो है या जेफर रेंजारोस जो डीमन किंग का दूसरा बेटा है। दोनों के अपने अपने गोल्स और पाथ्स हैं। जू इन गोंग बताता है कि उसने नाइट सागा को बचपन से अब तक 10 से ज्यादा बार क्लियर किया है। उसे हर कैरेक्टर, आइटम, लोकेशन और इवेंट याद है जैसे अपनी हथेली की लकीरें। लेकिन ये रीमेक कुछ अलग था। ये पहला गेम था जो वर्चुअल रियलिटी सिस्टम्स के आने के बाद रिलीज हुआ था। बाद में अपने अपार्टमेंट में लौटकर जू इन गोंग सेटअप तैयार करता है। वो चिप को अपने फुल डाइव हेलमेट में डालता है और कार्ट्रिज प्लग करता है। वो एक्साइटमेंट से भरकर खुद से कहता है, शायद आज थोड़ा आराम से खेलता हूं, सिर्फ 8 घंटे की प्ले टाइम। जैसे ही वो गेम में टेलीपोर्ट होता है, उसकी आंखें एक बेहद चमकदार सीलिंग पर खुलती हैं। वो सोचता है, लोडिंग ठीक से हुआ क्या? उसे याद आता है कि नाइट सागा हमेशा इसी तरह शुरू होता है, प्लेयर का बेड पर जागना। लेकिन इस बार कुछ अजीब लग रहा था। जिस बॉडी में वो था वो जानी पहचानी नहीं लग रही थी। तभी एक भारी आवाज आती है, प्रिंस अभी तक सो रहे हो क्या? आज बहुत काम है। वो ग्राफिक्स देखकर हैरान रह जाता है, इतने रियल जैसे सच में हो। जब वो कहता है कि ग्राफिक्स कमाल के हैं, तब एक विशाल ओर्क उसे घूर कर पूछता है, ग्राफिक्स क्या होता है? जू इन गोंग दंग रह जाता है, क्या मैं एक एनपीसी से बात कर रहा हूं? वो बड़बड़ाता है कि एडवर्टाइजमेंट्स में तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। वो ओर्क से उसका नाम पूछता है और ओर्क जवाब देता है, मेरा नाम कैरिक है। फिर वो उसे प्रिंस शुड्रा कहकर जल्दी करने को कहता है। जू इन गोंग तुरंत पहचान जाता है, शुड्रा इग्निस, डीमन किंग का नवा बेटा। वो बुदबुदाता है, क्या? मैंने तो कैरेक्टर चुना ही नहीं, गेम ने खुद मुझे ये रोल दे दिया। वो स्टेटस विंडो खोलता है, लेवल 1, उम्र 14 साल, उसके सारे स्टैट्स सिर्फ 5 हैं। वो सोचता है यहां तक कि एक नॉर्मल एनपीसी के भी 10 होते हैं। फिर वो स्किल्स देखता है, एक कॉन्क्वेस्ट और दूसरी प्रोटैगनिस्ट सेटिंग एडजस्टमेंट। दूसरी स्किल देखकर वो सोच में पड़ जाता है, क्या इसका मतलब वही है जो मैं सोच रहा हूं? तभी कैरिक चिल्लाता है, प्रिंस जल्दी चलिए। जू इन गोंग कहता है, ठीक है कहते हुए बाहर निकलता है और स्टन रह जाता है। सामने एक लंबी लाइन में ओर्क्स खड़े हैं फॉर्मेशन में। वो पूछता है, ये माहौल ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हम युद्ध पर जा रहे हों? कैरिक कहता है कि रेड थंडर ट्राइब ने बगावत कर दी है और आज 7वें प्रिंस और 8वीं प्रिंसेस के साथ जाकर अपराइजिंग को दबाने वाले हैं। वो पूछता है, सिर्फ 10 लोग लेकर जा रहे हैं, ये तो पूरी वॉर लग रही है। कैरिक जवाब देता है, प्रिंस मैंने कल ही बताया था कि ये बस एक पेट्रोल है। जू इन गोंग सोचता है कि क्या सच में इसने बताया था, और कैरिक उसे अजीब नजरों से देखता है, आज तुम कुछ अलग लग रहे हो। जू इन गोंग मिनी मैप खोलता है और मुस्कुराता है, मुझे पता था एक तो होगा ही। अब नेविगेशन आसान हो गया था तो वो उसे परमानेंटली ऑन रखता है। तभी उसे एक हिडन पाथ दिखता है और वो सोचता है शायद ये कोई इवेंट हो। वो कैरिक से कहता है, ये रास्ता बहुत स्लो है, मैं एक शॉर्टकट जानता हूं। दोनों जंगल से होकर और एक क्लिफ चढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। जू इन गोंग थककर हांफने लगता है, लेकिन उनके सामने 2 बड़े पत्थर के गेट्स नजर आते हैं। कैरिक आश्चर्य से पूछता है, प्रिंस आपको इस जगह के बारे में कैसे पता? वो पूछता है, क्या आप मैज हैं? जू इन गोंग हंसकर कहता है, नहीं। बाकी ओर्क्स देखते हैं कि वो काफी थक चुका है। वो मानता है कि शायद मैंने अपनी स्टैमिना को अंडर एस्टिमेट कर लिया, लेकिन फिर भी कहता है, चलो देखते हैं ये दरवाजा खुलता है या नहीं। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, उसके चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल जाती है। वो रुक जाता है, ये क्या हो रहा है? एक नोटिफिकेशन पॉपअप होती है, लेवल अप। वो हैरान होकर कहता है, क्या सिर्फ चलने से लेवल अप हो गई? और भी अजीब बात यह है कि उसकी सारी स्टैट्स 2-2 पॉइंट्स बढ़ गई थी। वो बड़बड़ाता है, ये तो पूरी तरह ब्रोकन सिस्टम है। तभी पत्थर टूटने की आवाज आती है। कैरिक पूछता है, प्रिंस अंदर चले? जू इन गोंग कहता है, पता नहीं अंदर क्या है, लेकिन जब तक साथ हो मैनेजेबल है। वो सोचता है एक सच्चा प्रोटैगनिस्ट कभी गिरने से नहीं मरता, उसे बस एक और चांस मिलता है। वे गुफा के अंदर दाखिल होते हैं। कैरिक कहता है, ये तो ड्वार्फ टनल जैसी लग रही है। जू इन गोंग तुरंत बोलता है, ड्वार्फ्स तो डीमन एरिया में नहीं रहते। जू इन गोंग तुरंत बोलता है कि ड्वार्फ्स को तो इस रीजन में होना ही नहीं चाहिए, वो तो डेमन रेल में रहते हैं। कैरिक जवाब देता है कि अब नहीं, लेकिन बहुत समय पहले रहते थे। जू इन गोंग पूछता है, तो सारे ड्वार्फ्स ने माइग्रेशन कर लिया क्या? कैरिक कहता है कि उसे पूरी कहानी नहीं पता, बस लेजेंड्स हैं जो ऑर्क ट्राइब्स के बीच सुनाई जाती हैं। जैसे जैसे वो लोग कैवर्न के अंदर गहराई तक जाते हैं, कुछ चमक उनकी नजर पकड़ती है।
सामने एक बड़ी सी ट्रेजर माउंट पड़ी थी, जहां हर तरफ पुराने वेपन्स और आर्मर बिखरे हुए थे। ओर्क्स खुशी से चिल्लाने लगते हैं। जो भी चीज हाथ लगती है उसे उठा लेते हैं। वो कहते हैं कि ये ड्वार्फ्स जरूर बहुत जबरदस्त लूट छोड़कर गए होंगे। जू इन गोंग उन्हें देख के चुप खड़ा रहता है। वो सोचता है कि उसे तो कुछ भी यूज नहीं कर सकता। लेवल रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा है और उसके स्टैट्स इतने कमजोर कि बेसिक आइटम भी इक्विप नहीं कर सकता। वो धीरे से कहता है, फिर भी इन्हें संभाल के रखना चाहिए। वो एक आइटम उठा के धीरे से बोलता है, स्टोर। अगले ही पल वो आइटम गायब होकर उसकी इन्वेंट्री में चला जाता है। वो खुद से कहता है, ठीक वैसे ही काम कर रहा है जैसे गेम में करता था, बस आइटम को छुओ और सोचो, वो तुम्हारा हो गया। तभी उसकी नजर मिनी मैप पर जाती है। अचानक आउटर एज पर कई रेड डॉट्स दिखते हैं। वो तुरंत अंदाजा लगाता है कि ये एनिमीज हैं और सभी को पीछे हटने की चेतावनी देता है। बिना किसी वार्निंग के दीवार का एक हिस्सा फटकर टूट जाता है और ब्लास्ट से कई ओर्क्स हवा में उछल जाते हैं। धूल के गुबार से एक विशाल रेड थंडर ओर्क बाहर निकलता है। वो कहता है, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। उसका नाम किचिन था, ट्राइब का कमांडर। वो अपने सिपाहियों को आदेश देता है, इन सबको खत्म कर दो। बैटल शुरू हो जाती है। चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है। जू इन गोंग के साथ के ओर्क्स एक एक करके गिरने लगते हैं। कुछ जवाबी हमला करते हैं, लेकिन वो गिनती में कम और ताकत में बहुत पीछे हैं। जू इन गोंग पीछे खड़ा सब देखता है और सोचता है, अगर मैं भी थोड़ा हिस्सा लूं तो शायद कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल जाए। वो धीरे धीरे पीछे से एक रेड ओर्क के पास जाता है जो लड़ाई में उलझा हुआ था और पूरी ताकत से उस पर वार करता है, लेकिन उसकी तलवार उसी पल टूट जाती है। वो हैरान होकर नीचे देखता है, हथियार तो सस्ता कबाड़ निकला। अब रेड ओर्क उसका ध्यान खींच लेता है और गुस्से में उसकी ओर बढ़ता है। जू इन गोंग घबरा जाता है, चिल्लाता हुआ भागने लगता है, लेकिन एक पत्थर से ठोकर खाके मुंह के बल गिर जाता है। एक नोटिफिकेशन चमकती है, 14 हेल्थ लॉस्ट। उसके पास अब सिर्फ 5 मैना बचा था। अब रेड ओर्क उस पर हमला करने ही वाला था कि तभी कैरिक वहां पहुंचता है और उसका वार रोक लेता है। वो चिल्लाता है, प्रिंस तुम क्या कर रहे हो, हटो यहां से। लेकिन जू इन गोंग का शरीर कांप रहा था, वो हिल भी नहीं पा रहा था। वो खुद से कहता है, ये बस एक गेम है, बस गेम। लेकिन डर इतना हकीकत जैसा महसूस हो रहा था कि वो सच में मरने से डर गया। वो बड़बड़ाता है, बस आज के लिए बहुत हो गया, और मेन्यू खोल के लॉग आउट करने की कोशिश करता है। लेकिन उसे कुछ अजीब दिखता है। उसकी स्पीशीज अब गॉन्ड आरवीए लिखी थी और उसके पास कोई एक्टिव स्किल्स या लॉग आउट ऑप्शन नहीं था। वो घबरा जाता है, सोचता है कि क्या वो सच में इस गेम के अंदर फंस गया है। तभी किचन उसकी ओर घूरता है और जादुई मंत्र पढ़ने लगता है। एक के बाद एक मैजिक अटैक्स उसकी तरफ आते हैं, जो उसके शरीर को भेद के उसे क्लिफ वॉल से टकरा देते हैं। उसकी सांसें टूटने लगती हैं और उसकी नजरें धुंधली पड़ने लगती हैं। अचानक उसे लगता है कि वो किसी और जगह है, एक खाली अंधेरा स्पेस, शायद उसके अपने दिमाग के अंदर। वो सोचता है, क्या मैं मर गया? क्या ये आफ्टर लाइफ है? उसे यकीन हो जाता है कि किचन ने उसे मार डाला। लेकिन तभी आगे एक सुनहरी रोशनी जल उठती है। एक औरत की आवाज गूंजती है, तुम्हारा भाग्य अब इस दुनिया से बन चुका है, तुम विजय के जरिए शासन करोगे। उसकी हथेलियां आगे बढ़ती हैं और जू इन गोंग उसकी आंखों को देखता है। दोनों रंग अलग थे, दो दुनियाओं जैसे। वो कुछ पूछने ही वाला था कि रोशनी उसे पूरी तरह निगल लेती है। दोबारा बैटलफील्ड पर हरे ओक्स अभी भी जूझ गए थे। किचन अपने योद्धाओं की मदद के लिए बढ़ता है और हंस के कहता है, इतनी छोटी सी टुकड़ी ने सोचा कि मेरे ट्राइब को चुनौती दे सकती है। फिर आदेश देता है, सभी को मार डालो, किसी को मत छोड़ो। तभी जू इन गोंग धीमे से उठता है। उसे खुद पर भरोसा नहीं हो रहा था कि वो अभी भी जिंदा है। वो सोचता है, क्या अभी जो हुआ वो कोई अवेकनिंग थी? किचन उसे खड़ा देखकर चिल्लाता है, तू अब तक जिंदा कैसे है? तभी उसकी आंखों के सामने एक नोटिफिकेशन चमकती है, टेलीकिनेसिस लेवल 1 अक्वायर्ड। वो खुद से कहता है, कब मिले मुझे ये स्किल? फिर एक और मैसेज आता है, सेकेंडरी जॉब, नाइट ऑफ कॉन्क्वेस्ट। किचन तुरंत अपने सैनिकों को आदेश देता है, उस लड़के पर सब हमला करो। कैरिक समझ जाता है क्या हो रहा है और धाड़ता है, प्रिंस की रक्षा करो, उसे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जू इन गोंग जमे हुए खड़ा रहता है। उसकी नजर स्टेटस विंडो पर है। वो कहता है, ये क्लास, ये जॉब तो ओरिजिनल गेम में थी ही नहीं। वो तलवार जमीन में गाड़ता है और धीरे से कहता है, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं ये स्किल पहले से जानता हूं। फिर आगे देखता है और बोलता है, कॉन्क्वेस्ट की शक्ति राजाओं की शक्ति होती है। वो ऊंची आवाज में कहता है, अंडर द किंग्स बैनर। उसके चारों ओर सुनहरी रोशनी घूमने लगती है और धीरे धीरे ओर्क वॉरियर्स को घेर लेती है। बफ का असर होता है। ओक्स जोश में चिल्लाने लगते हैं। कैंप वापस पहुंचने पर क्रिस खुश होकर उनका स्वागत करता है। शुरता तो सच में लकी चार्म है। शट हंसकर कहता है, सिर्फ कोइंसिडेंस था। लेकिन अपने भाई की भारी तारीफ सुनकर वो थोड़ी शर्मिंदा सी मुस्कान नहीं रोक पाता।
क्रिस फिर कहता है कि अगर शुट्रा को कुछ चाहिए तो उसे बस बोल देना चाहिए। भाई और लीडर होने के नाते मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। शुट कहता है कोई बात नहीं, लेकिन क्रिस इंसिस्ट करता है। वो कहता है कि एक रिवॉर्ड दिया जाना चाहिए और रिफ्यूजल उसे डिसअपॉइंट करेगा। शुट पूछता है क्या थोड़ी अनरीजनेबल रिक्वेस्ट भी एक्सेप्टेबल होगी? क्रिस हंसता है और कहता है पूछो। शुट एक सांस लेता है और कहता है कि वो बीस्ट गॉड फिस्ट सीखना चाहता है। क्रिस थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाता है। शुट समझाता है कि उसकी लेवल के कारण वेपन्स अभी नहीं, पर स्किल्स अलग बात है। बीस्ट गॉड फिस्ट एक लेजेंडरी मार्शल आर्ट है, लायांथ्रोप्स रॉयल लाइन से आया हुआ एस रैंक कॉम्बैट टेक्निक है। शुट कहता है कि ये बड़ा रिक्वेस्ट है और अगर क्रिस रिफ्यूज करे तो वो समझ जाएगा। शुट थोड़ी देर सर झुकाकर कहता है कि उसे एक्सपेक्टेड था, लेकिन क्रिस पॉज के बाद एग्री कर जाता है उसे सिखाने के लिए सीक्रेट टेक्निक्स नहीं, वो ऑफ लिमिट्स है। इसके बजाय वो एक सेइंग सिखाने का ऑफर देता है जो गिफ्ट के रूप में काफी होगा। शुट थोड़ी देर के लिए स्पीचलेस हो जाता है। क्रिस उसे डिसअपॉइंटमेंट समझ लेता है और पूछता है क्या तुम अनहैप्पी हो? शुट जल्दी से कहता है कि वो थ्रिल्ड है, ओवरजॉयड तक। क्रिस वार्मली स्माइल करता है, अपना हाथ उसके शोल्डर पर रखता है और कहता है कि अब से केटलिन के अलावा वो शुट्रा को ट्रू यंगर ब्रदर मानना चाहता है, सिर्फ नाम नहीं बल्कि बॉन्ड में। शुट क्रिस के ऑफर पर सोचता है, सच में सिंसियर जेस्चर है, वेट रखता है और साथ ही ये आइडिया भी गलत नहीं है। वो हेजिटेशन के बिना एग्री कर जाता है। दोनों फर्मली हाथ मिलाते हैं, कुछ नया शुरू होने का संकेत। केटलिन प्लीज दिखती है, सटल लेकिन जेन्युइन स्माइल के साथ। शुट कहता है कि अब से हमें साथ काम करना चाहिए और अच्छा काम करना चाहिए। एक अलायंस बनता है जो ओथ या रॉयल डिक्री से नहीं बल्कि प्रैक्टिकल कारणों से है, म्यूचुअल इंटरेस्ट और ट्रस्ट। फिलहाल ये एक रेगुलर अलायंस है, लेकिन उसे पता है कि ये कुछ स्ट्रांग बनने की पोटेंशियल रखता है। सीन शिफ्ट होती है, जैगेड पीक्स नियर पोर्टल 3 जिसका माउंटेन्स के अंदर। रॉक्स के बीच में एक रेड ऑर्क आउटपोस्ट है। इनसाइड एक टेंट ऑक्स की ग्रुप बात कर रही है। एक कहता है कि एनिमी शायद उसे स्पेसिफिकली टारगेट करने नहीं आई। दूसरा स्कॉफ करता है, हमारी ग्रेट प्रिंसेस यहाँ क्या कर रही है? बाउंड और गैग्ड 6 प्रिंसेस फेलिशिया डूमग्लेड बैठी हैं, उनकी आंखों में कोल्ड फ्यूरी। मीनवाइल शुट्रा अपनी स्टैट शीट चेक करता है। उसकी नजर करिश्मा स्टैट पर पड़ती है, अब लोएस्ट। वो नोट करता है कि जब उसने लेवलिंग शुरू की थी हर स्टैट लेवल अप पर 2 पॉइंट्स बढ़ रहा था, पर अब करिश्मा सिर्फ 1 पॉइंट बढ़ रहा है। वो सोचता है क्यों ऐसा हो रहा है। ओरिजिनल गेम में करिश्मा और अपीयरेंस अलग थे। अपीयरेंस दिखाता था कि कैरेक्टर अट्रैक्टिव लग रहा है या नहीं। करिश्मा मेजर करता था कि दूसरों की रिस्पॉन्स कैसी है, कितना परसुएसिव या इंस्पायरिंग है। शुट सोचता है, समझ में आता है मेरी प्रोग्रेशन सॉलिड रही है और ओवरऑल मैं ज्यादा फास्ट पावर गेन कर रहा हूं। इंपॉर्टेंट बात यह कि वो लेवल 10 के करीब है। लेवल 10 अनलॉक करता है नया टियर यूनिक स्किल्स के लिए। लॉक के लिए ये एनहांस्ड द चोजन वन, जेफर के लिए स्ट्रेंथन डिसेंडेंट ऑफ डार्कनेस। शुट स्पेकुलेट करता है कि लेवल 10 पर पहुंचना शायद उसकी खुद की यूनिक एबिलिटी बूस्ट कर दे। ये वो मोमेंट है जिसका वो इंतजार कर रहा है। कैरिक एंटर करता है और अनाउंस करता है कि प्रिपरेशंस कंप्लीट हैं और पूछता है शुट्रा रेडी है या नहीं। शुट रिप्लाई करता है हाँ रेडी हूं। कैरिक अनयूजुअली चीयरफुल टोन में कहता है, लगता है मूड अच्छा है, क्या हुआ? शुट बस कहता है कुछ नहीं। बाहर और यूनिट्स अटेंशन में स्टैंड हैं, रेडी और वेटिंग। शुट सिग्नल देता है और एक्सपेडिशन शुरू होती है। वो माउंटेन्स की रगेड टेरेन क्रॉस करते हुए केव के पास पहुंचते हैं जहां पोर्टल है। इनसाइड लायंथ्रोप मेजेस और वॉरियर्स ऑलरेडी काम में लगे हैं। क्रिस पोर्टल डोर के पास खड़ा ओवरसी कर रहा है। वो मेजेस से पूछता है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट है। एक नोट करता है, कंफर्म करता है कि पोर्टल सच में रिवर नियर जिसका माउंटेन रेंज से कनेक्टेड है। क्रिस पूछता है पोर्टल प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है? मेज रिप्लाई करता है नो इश्यूज, स्ट्रक्चर स्टेबल है, डोरविन क्राफ्ट्समैनशिप के हिसाब से बिल्ड टू लास्ट। क्रिस एक्टिवेशन का ऑर्डर देता है। मेजेस अपना मैना स्टोन गेट में चैनल करते हैं। पोर्टल हम करके लाइफ में आता है, लाइट रेडिएट करता है और माउंटेन्स के बीच पाथ ओपन करता है। क्रिस आगे बढ़ता है। शुट ऑ में देखता है। फंक्शनिंग पोर्टल अप क्लोज देखना ओवरवेलमिंग है। गेम में यूज करना अलग बात थी, पर रियलिटी में ये बहुत अलग है। केटलिन उसे नज करती है, क्या वेट कर रहे हो? शुट अश्योर करता है आ रहा हूं और पोर्टल से स्टेप करता है। टेलीपोर्टेशन सीमलेस है। एक ब्लिंक में वो दूसरी साइड पर है और सामने रेड ऑर्क एनकैंपमेंट इमीडिएटली दिखता है। क्रिस उसके साइड में है और रिमार्क्स करता है एग्जैक्टली एज एक्सपेक्टेड। लेआउट और साइज देखकर एस्टिमेट करता है कि लगभग 5000 ट्रूप स्टेशन है। वो एक्सप्लेन करता है कि अगर अटैक रियर से करें, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए सप्लाई लाइंस।
अगर जनरल बॉन्डल फ्रंट से अटैक करे, एनिमी का फोकस डिस्ट्रैक्ट होगा। मीनवाइल इन्फिल्ट्रेटर्स एनिमी के फूड स्टोर्स बर्न कर सकते हैं। सारा सडनली बोलती है, कुछ सही नहीं लग रहा, कैंप हाफ एम्प्टी लग रहा है। क्रिस नोट करता है, ट्रूप काउंट ऑफ लग रहा है। वो स्पेक्यूलेट करता है कि शायद उन्होंने कहीं और ऑलरेडी अटैक किया है। शुड अपना हेड शेक करता है। मार्केट एरिया डे टाइम में एम्प्टी होना लॉजिकल नहीं है। इसका मतलब ये परमानेंट नहीं पर टेम्पररी कैंप है। शर्ट अपना हेड झुकाता है कुछ सुनकर। दूर से स्टील क्लैश होने की आवाज आ रही है। वो पूछता है, ये साउंड क्या है? साउंड फेंट है लेकिन अनमिस्टेकेबल है। क्रिस कहता है कि अपने ऑरा को अपनी आंखों में फोकस करे। शर्ट ऐसा करता है और जैसे ही अपनी विजन एनहेंस करता है, सामने का बैटलफील्ड क्लियर हो जाता है। रेड ऑक्स लड़ रहे हैं, लेकिन जिनसे वो लड़ रहे हैं वो बॉन्ड के नहीं हैं। केटलिन भी सेम नोट करती है, पूछती है, ये और फाइटर्स कौन है? क्रिस कंफर्म करता है कि बॉन्ड के आज कोई एंगेजमेंट शेड्यूल नहीं थी, टाइमिंग मैच नहीं हो रही। शटरा अपनी आंखें नैरो करता है और फाइनली उन्हें क्लियरली देखता है। एजाइल वॉरियर्स, छोटे बिल्ड वाले, स्विफ्ट ड्रेकोस पर माउंटेड। वो इंस्टेंटली पहचान लेता है, डार्क एल्व्स। शट अलाउड कहता है, माउंटेड वॉरियर्स डेफिनेटली डार्क एल्व्स हैं। केटलिन स्टन्ड हो जाती है, पूछती है, आर यू श्योर? शट रिप्लाई करता है कि स्मॉलर बिल्ड्स और ड्रेको माउंट से ऑब्वियस है। क्रिस बैटल शिफ्ट को वॉच करते हुए नोट करता है कि डार्क एल्व्स रिट्रीट कर रहे हैं। उनका लीडर शायद गिर गया होगा और अब वो फास्ट पीछे हट रहे हैं। कैरिक आफ्टरमैथ को देखते हुए पूछता है, क्या सच में फाइट खत्म हो गई है? शट का माइंड रेस करता है, सोचता है कि डार्क एल्व्स यहां क्यों हैं। एनकैंपमेंट में जनरल बॉन्डले क्रिस से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। बॉन्डल बताते हैं कि उन्हें खबर मिली है प्रिंस क्रिस की फोर्सेज ने ड्वर्फ पोर्टल डिस्कवर किया। वो इम्प्रेस्ड हैं लेकिन क्यूरियस भी हैं। पूछते हैं, कैसे पता चला कि पोर्टल कहां ले जाएगा? क्रिस क्लैरिफाई करता है कि ये उसकी मेहनत नहीं थी। 9th प्रिंस शटरा ने पोर्टल का डेस्टिनेशन डिस्कवर किया। शट मॉडेस्टली कहता है कि बस लक था। बॉन्डले को देखकर एक अजीब वार्मथ महसूस होती है। पास्ट प्लेथ्रूज में बॉन्ड हमेशा की फिगर थे, फॉर्मिडेबल, लॉयल, डेडली। बॉन्डले कहता है, इतनी शार्प वर्क डिजर्व करती है रिकॉग्निशन, और शटरा को प्रॉपरली रिवॉर्ड मिलेगा डीमन किंग के कैसल में। क्रिस सब्जेक्ट शिफ्ट करता है, पूछता है कि पहले एनकैंपमेंट के बाहर जो स्कर्मिश हुई थी वो क्या थी? बॉन्डले एक्सप्लेन करता है कि डार्क एल्व्स अनएक्सपेक्टेडली बैटल में अपनी इनिशिएटिव से शामिल हो गए थे। क्रिस पूछता है, क्या उन्हें कैसल से रीइंफोर्समेंट भेजा गया था? बॉन्डले एडमिट करता है कि सिचुएशन अनक्लियर है। बॉन्डल बताता है कि डार्क एल्व्स ने कहा था कि वो प्रिलिमिनरी स्काउट कर रहे थे बिफोर फॉर्मली कैंपेन ज्वाइन करने के, लेकिन चीजें स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल हो गईं। अब एक बड़ा प्रॉब्लम है। क्रिस पूछता है, क्या प्रॉब्लम है? बॉन्डल रिवील करता है कि डार्क एल्फ यूनिट का कमांडर रेड ऑक्स ने कैप्चर कर लिया है। क्रिस कहता है, यही सडन रिट्रीट का रीजन था। शटरा पूरी तरह फोकस्ड होकर पूछता है, उनका मिसिंग कमांडर कौन है? बॉन्डले कहता है कि कैप्चर्ड कमांडर कोई ऐसा है जिसे सब जानते हैं, कोई और नहीं, 6th प्रिंसेस फेलिशिया डूमब्लेड, उनकी सिस्टर। क्रिस और केटलिन स्टार्टल्ड ग्लांस एक्सचेंज करते हैं। दोनों विजिबली कॉट ऑफ गार्ड हैं। शटरा रिकॉल करता है कि फेलिशिया 3rd क्वीन की बेटी है जो पहले डार्क एल्फ प्रिंसेस थी और नाम था डूमब्लेड। वो 5th प्रिंस सिल्वन की ट्विन सिस्टर भी है। ओरिजिनल गेम में फेलिशिया और सिल्वन लॉयल थे 4th प्रिंसेस एनेस्थेसिया नेक्रियन के फैक्शन के। वो हमेशा एंटेगनिस्ट के रूप में थे। तो अब फेलिशिया यहां इस टाइमलाइन में क्या कर रही है? शर्ट सोचता है कि शायद उसने खुद को कॉन्फ्लिक्ट में इंसर्ट किया है, क्रेडिट लेने के लिए या ऑपरेशंस डिसरप्ट करने के लिए। क्रिस स्पेक्यूलेट करता है कि शायद रेड ऑक्स को नहीं पता कि उनके पास कौन है, शायद उन्हें नहीं पता कि वो रॉयल हैं। बॉन्डल कहता है कि उसने अभी कंफर्म नहीं किया है। क्रिस पूछता है कि प्लान क्या है? बॉन्डल कहता है कि आइडियली दे विल रेस्क्यू हर, लेकिन अपनी पूरी फोर्स रिस्क पर नहीं। अगर मौका मिले तो स्ट्राइक करेंगे। नेगोशिएशंस पॉसिबल हैं, लेकिन बॉन्डल क्लैरिफाई करता है कि वो पहले बो नहीं करेगा। अगर रेड ऑक्स बात करना चाहते हैं, उन्हें फर्स्ट मूव करना पड़ेगा। क्रिस एक्नॉलेज करता है और कहता है कि वो समझ गया है। बॉन्डले ऐड करता है कि वो अपने साइड से और इंटेल गैदर करेगा और कहता है कि कुछ भी नया हो तो कांटेक्ट में रहें। कम्युनिकेशन यहीं खत्म होती है। क्रिस टर्न्स और ड्राइली रिमार्क करता है, हमारी सिस्टर अब प्रिजनर ऑफ वॉर बन गई है। केटलिन अर्जेंसी से रिस्पॉन्ड करती है, अगर वो अभी भी अलाइव है तो हमें उसे सेव करना ही होगा। क्रिस थियरी में अग्री करता है, लेकिन याद दिलाता है कि रेस्क्यू अटेम्प्ट बड़े लॉसेस ला सकता है। केटलिन रिजेक्ट करती है कि उसे पीछे छोड़ा जाए। वो कहती है कि फेलिशिया हमारी सिस्टर है और फैमिली ऑप्शनल नहीं है। क्रिस पॉज करता है, फिर कहता है कि वो समझता है, लेकिन सिचुएशन डेलिकेट है।
शट साइलेंटली वॉच करता है, टेंशन समझने की कोशिश में। क्रिस और फेलिशिया के बीच कुछ अनस्पोकन है जो शट अभी नहीं जानता। आउटसाइड नाइट एयर थिक है एंटिसिपेशन से। लाइकैंथ्रोप्स डिसिप्लिन फॉर्मेशन में मूव कर रहे हैं, फ्लैंक्ड बाय ग्रीन स्किन्ड ऑक्स। टेंट के अंदर लीडर्स गैदर्ड हैं। क्रिस फाइनल प्लान लेआउट करता है। वो एक्सप्लेन करता है कि जनरल बॉन्डल मेन फोर्स ऑफ रेड ऑक्स से हेड ऑन एंगेज करेंगे। जब उनका अटेंशन डाइवर्टेड होगा, क्रिस की यूनिट सरप्राइज अटैक फ्रॉम रेयर लॉन्च करेंगे। गोल एनिमी लाइंस को डिस्टेबलाइज करना, केओस क्रिएट करना और लॉजिस्टिक्स डिसरप्ट करना। केटलिन और शटरा अपने अपने स्क्वाड्स लीड करेंगे असाइन टास्क के साथ। शट पूछता है कि अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना, ताकि जब अगला पार्ट अपलोड हो तो आपको तुरंत पता चल जाए। मिस मत करना।